हैं वो भी उग्र अवस्था में आ जाते हैं। तो इसलिए एक तो शुभ कार्य करना ठीक नहीं माना जाता। दूसरा, ऐसे समय में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के साथ ही वाहन आदि को चलाने में भी काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए। अब होलिका दहन में एक विशेष महत्व होता है होलिका की पूजा का, कि होलिका पूजन किस तरीके से किया जाए और क्या विधि होलिका पूजन की होनी चाहिए। तो पूजा स्थल को सबसे पहले तो गंगा जल से साफ करके उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। जैसे कि हम घरों में भी बात करते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग मंदिर कहाँ होना चाहिए, उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में होनी चाहिए। तो एक तो हमें ये कार्य करना होगा। होलिका और प्रहलाद की मूर्ति बनाकर अपने को वहाँ पे स्थापित करनी होगी उत्तर या पूर्व दिशा में, और उनका पूजन किया जाएगा। इसके बाद में होलिका को रोली, फूल, नारियल, अक्षत, साबुत हल्दी, बतासे, कच्चा सूत, फल और कलश में काफ़ी समाधान देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर नवग्रहों की बात करें तो होली की रात में साधना करने से अन्य दिनों की अपेक्षा बेहद शीघ्रता से आपको शुभ फल देखने को मिलते हैं। इसलिए होली की रात को एक हस्त निर्मित और सभी नवग्रहों के रत्नों से युक्त एक वैदिक यंत्र की स्थापना करके आपको नवग्रह स्तोत्र का यथाशक्ति पाठ करना चाहिए। यंत्र के घर में स्थापना करें। इस वैदिक यंत्र की स्थापना से आपको जीवन में कई सारी समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से बात करें राहु ग्रह की, जो जीवन में काफ़ी परेशान आपको कर सकता है। तो व्यक्ति की कुंडली में राहु ग्रह अगर खराब है और उसके दुष्परिणाम उसे देखने को मिल रहे हैं, तो होली के दिन एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भर के थोड़ा सा गुड़ डालें और उस गोले को अपने ऊपर से 7 बार उल्टा वार करके जलती हुई होलिका में डालने से निश्चित रूप से आप देखेंगे कि राहु के जो दुष्प्रभाव है उनमें आपको कमी देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से अगर वैवाहिक जीवन में उपायों को लेकर के बात करें तो होली की रात्रि को चांदी के पात्र में कच्चा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ देने से भी पति पत्नी के जो आपसी संबंध है उसमें मधुरता देखने को मिलती है। और विवाह को लेकर उपायों की बात की जाए तो परिवार के अच्छे अगर विवाह को लेकर योग नहीं बन पा रहे हैं तो शीघ्र विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक साबुत पान पर साबुत सुपारी एवं साबुत हल्दी रखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भी विवाह के काफ़ी जल्दी आपको योग बनते हुए दिखाई देंगे। ये तो हुए कि होली पर हम किस तरह के उपाय कर सकते हैं। योगेश जी, होलिका दहन पर मोस्टली ज़्यादातर देखा जाए तो रस्में एक ही होती हैं। पूजा की थाली सजाई जाती है, घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को साथ लेकर के और होलिका दहन की जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर पूजा लग करके और जल अर्घ दे करके और 7 चक्कर लगाए जाते हैं। आपने बताया कि जो राख होती है उसको घर पे लेकर के आए और ला करके और एक विशेष जगह पर रखे, अग्निकुंड में रखे। लेकिन मैं मेरा बता रही हूँ, हम तो छोटे से देख के आए हैं, पापा आते हैं और वो एक लोहे का बड़ा सा झर या जो भी लेकर के और आकर के, क्योंकि वो उस पर उस वक्त होती है, जलती भी होते हैं, अग्नि होते हैं, वो उनको लेकर के पूरे घर में ऐसे ऐसे धूप जैसे दिखाई जाती है ना, कहते हैं ऐसे धूप दिखाने से भी नेगेटिविटी चली जाती है। देखिए, होलिका की जो राख है ना अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसके बहुत सारे उपयोग हैं जीवन में। आप धन समृद्धि के लिए इसको व्यावसायिक स्थल पर रख सकते हैं, ईशान कोण में। आपको लगता है कि व्यापार में बार बार कोई परेशानी देखने को मिल रही है, कोई नज़र है, उस तरीके से कोई टोक लग रही है, तो आप उसका भी चारों कोनों में उसको बिखेरना, ये भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से जैसे आपने बोला कि घर में इसकी धूनी लगाई जाती है, तो उससे भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है, पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश अपने को देखने को मिलता है। और इसको अपने पास रखकर समय समय पर इसका तिलक करने पर भी आपको अपने अंदर सकारात्मक विचार जो है वो प्रवेश होते हुए दिखाई देंगे। मतलब आप उसको पोटली में बांध के और पूरा साल अपने पास हाँ बिल्कुल, पूरा साल इसको, हाँ अगले होली तक आप इसको अपने पूजा घर में ईशान कोण में रख सकते हैं। और जब आपको आवश्यकता हो आप इसको घर में भी बिखेर सकते हैं, चारों कोनों में डाल सकते हैं। और आपको लगता है कि व्यावसायिक स्थल पर अगर कोई परेशानी देखने को मिल रही है तो आप इसका प्रयोग व्यावसायिक स्थल पर भी कर सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा के लिए स्वयं भी इसका तिलक कर सकते हैं। चलिए, निश्चित रूप से ये एक नई चीज़ है, शायद दर्शकों को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो इस बार जब आप होलिका दहन करें, होलिका दहन करने के बाद में जब वहाँ से होली दहन के बाद में जब वहाँ से जो राख लेकर आएंगे आप उसको पोटली में डाल के घर में भी रख सकते हैं। पूरे साल रखिए, पूजा अर्चना कीजिए, चाहे आप तिलक लगाइए, क्योंकि नकारात्मकता को ये दूर करती है। और गुलाल जो होते हैं ना, अगला दिन मेरे हिसाब से होलिका दहन के बाद में अगले दिन का सभी को सबसे ज्यादा इंतजार होता है, बच्चों को सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि अलग अलग रंग और अलग अलग रंगों का अपना अपना
महत्व होता है, खुशियों का दिन होता है। तो क्या राशि के अनुसार रंग भी लगाए जाते हैं, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटती हूँ और फिर आपको बताती हूँ आपकी जो राशि है, आप ध्यान से सुनिएगा, इस बार वही रंग लेकर के अपने साथियों को लगाइएगा। इसके बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे आपके और मेरे पसंदीदा सेगमेंट की, कि जब होली खेलें तो हम कौन सा रंग लगाएं अपने साथियों को। अगर राशि अनुसार रंग पता लग जाता है तो शायद ज़्यादा बेहतर होता है। खुशियाँ तो हम यूं भी मना रहे हैं, लेकिन अगर जानकारी के साथ में मनाएं तो इसका अलग ही एक मज़ा होता है। तो बताइए राशि अनुसार पंडित जी, किसको कौन कौन सा रंग इस्तेमाल करना चाहिए इस बार होली पर? देखिए, वैसे तो होली पे सामान्य रूप से लोग रंगों का प्रयोग करते हैं, लेकिन बात वही है कि अगर राशि के अनुसार उनका प्रयोग किया जाए तो शायद अपने को पहले से ज़्यादा शुभता अपने जीवन में देखने को मिलेगी। तो पहले नंबर की राशि है मेष राशि है, स्वामी इसका मंगल है। तो मेष राशि वाले जातकों को लाल रंग के साथ ही गुलाबी, केसरिया और पीले रंगों का प्रयोग इस होली पर आपको करना चाहिए। और इन्हीं रंगों के जो गुलाल हैं आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले जो जातक हैं, स्वामी इसका शुक्र है, तो इन जातकों को सफ़ेद रंग के गुलाल के साथ ही सिल्वर कलर के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। ये जो रंग है निश्चित रूप से इनके जीवन में शांति देगा। मिथुन राशि वाले जातकों को हरे रंग का उपयोग करना विशेष शुभ फल देने वाला माना जाएगा। तीसरे नंबर की राशि है, स्वामी ग्रह इसका बुध है। इसी प्रकार से जो कर्क राशि है, स्वामी ग्रह इसका चंद्रमा है, चौथे नंबर की राशि है। तो कर्क राशि वाले जातकों को सफ़ेद रंग के गुलाल का प्रयोग करने पर जीवन में शांति और स्थिरता देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से पाँचवें नंबर की राशि सिंह राशि, स्वामी ग्रह इसका सूर्य है। तो सिंह राशि वाले जातकों को लाल रंग के साथ ही गुलाबी, नारंगी और पीले रंगों का प्रयोग इस होली पर करना चाहिए। बात करें अगली कन्या राशि की, छठे नंबर की राशि है, स्वामी ग्रह इसका बुध है। तो कन्या राशि वाले जातकों को होली खेलने के लिए हरे रंग के गुलाल एवं हरे रंग का ही प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से तुला राशि सातवें नंबर की राशि है, स्वामी ग्रह इसका शुक्र है। तो तुला राशि वाले जातकों को सफ़ेद रंग के साथ ही सिल्वर कलर का प्रयोग करना काफ़ी शुभ माना जाएगा। बात करें आगे वृश्चिक राशि की, जो कि आठवें नंबर की राशि है, स्वामी ग्रह इसका मंगल है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को होली पर सिंदूरी रंग के साथ ही लाल और गुलाबी रंग का प्रयोग करना काफ़ी शुभ माना जाएगा। बात करें आगे धनु राशि की, नौवें नंबर की राशि है, स्वामी ग्रह इसका गुरु है। तो धनु राशि वाले जातकों को इस होली पर पीले रंग के साथ ही नारंगी रंगों का प्रयोग होली के समय करने पर काफ़ी श्रेष्ठ माना जाएगा। बात करें आगे मकर राशि की, 10वें नंबर की राशि है, स्वामी ग्रह इसका शनि है। मकर राशि वाले जातकों को होली पर नीले और बैंगनी रंग के साथ ही जो डार्क कलर हैं उनका प्रयोग करना काफ़ी शुभ माना जाएगा। बात करें आगे कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वाले जातकों को ये 11वें नंबर की राशि, स्वामी ग्रह इसका भी शनि है। तो कुंभ राशि वाले जातकों को नीले रंग के साथ ही हरे रंग का प्रयोग करना होली पर काफ़ी शुभ फल देने वाला साबित हो सकता है। आगे चलें मीन राशि की, जो कि 12वें नंबर की राशि है, स्वामी ग्रह उसका गुरु है। तो मीन राशि वाले जातकों को पीले रंग के साथ ही गुलाबी और नारंगी रंगों का जो प्रयोग है वो काफ़ी शुभ माना जाएगा। जी, ये तो हो गई रंगों की बात कि किस किस राशि के अनुसार कौन कौन सा रंग सभी जो है वो इस बार लगाएं। लेकिन शायद आपको भी ध्यान होगा कि इस बार चंद्र ग्रहण भी होने वाला है। होली का दहन के दिन ही वो चंद्र ग्रहण होना है जी। तो क्या भारत में दिखाई देगा? क्योंकि हम उपायों की बात कर रहे हैं, शुभ सहयोग की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में ग्रहण बीच में है तो भारत में क्या दिखेगा? आंशिक रूप से ही सही, अगर उसका दिख भी रहा है तो क्या उसका कोई विपरीत प्रभाव किसी की राशि पर पड़ेगा? जी, देखिए इस बार का जो चंद्र ग्रहण है, पहली बात तो वो भारत में दिखाई नहीं देगा। जब चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा तो जो इसका जो सूतक काल है वो भी भारत में नहीं चलेगा। बात अगर ग्रहण की करें तो ये 14 तारीख को आपको जो धूल वाला जो पर्व है 14 तारीख को, उस दिन ये लगने जा रहा है। यूरोप के बहुत सारे देश हैं जहाँ पर आपको चंद्र ग्रहण लगते हुए दिखाई देगा। तो सुबह 9:30 से लगभग 3:30 बजे तक का एक समय है जो चंद्र ग्रहण चलेगा।
उस दिन 14 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, कन्या राशि में दिखेंगे और कन्या राशि में पहले से ही केतु ग्रह विद्यमान है। तो चंद्र और केतु का वहाँ पर ग्रहण योग बनने जा रहा है। तो भारत में दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह पीड़ित हैं या चंद्रमा और केतु की युति हो रही है, तो सामान्य रूप से ज्योतिष की बात की जाए तो चंद्रमा और केतु की जब युति कुंडली में होती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्थिर देखने वाला रहता है। उसके जो विचार हैं वो थोड़े से फैले हुए रहते हैं, या कहें कि व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा वो सोचता ही रहता है, नेगेटिव थॉट उसके पास ज़्यादा रहते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है, चंद्रमा किसी का नीच राशि में है, चंद्रमा अगर पीड़ित है, राहु के साथ में पीड़ित है, शनि के साथ में अगर विषयोग बना रहा है, तो उन लोगों को एक तो चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, चंद्रमा का दान करना चाहिए। और केतु के साथ अगर चंद्रमा की कुंडली में ग्रहण योग सीधे बन ही रहा है, तो उन लोगों को तो निश्चित रूप से उपाय करना ही है। तो केतु के कुछ दान करें, हरे मूंग की दाल का दान कर सकते हैं, और चंद्रमा को लेकर दूध का दान किया जा सकता है, मोती रत्न का दान किया जा सकता है, चीनी का दान कर सकते हैं। तो इन दानों के माध्यम से व्यक्ति उस 14 तारीख को चंद्र ग्रहण जो बनने जा रहा है उसका प्रयोग करके दान के माध्यम से अपनी कुंडली में बन रहे ग्रहण योग का समाधान वो कर सकता है। यानी ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन जिनके ऊपर जो असर पड़ेगा उसका रास्ता है, उसका समाधान। अगर कुंडली में ग्रहण योग बन रहा है, चंद्रमा अगर पीड़ित है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को 14 तारीख को ग्रहण वाले दिन में कुछ दान अवश्य कर लेने चाहिए। जी, दान करना तो वैसे भी अच्छी बात होती है। ठीक है, आपने योगेश जी रंग बता दिए राशि के अनुसार, आपने सामान्य उपाय भी बता दिए। वो सामान्य उपाय फिर हर कोई ये सोचता है, अरे मेरी तो राशि ये है, जैसे मेरी राशि तुला है, अब मैं ये सोचूंगी कि उपाय तो उस दिन योगेश जी ने इतने सारे बताए थे, मैं कौन सा वाला करूं। तो ऐसे ही शायद ये सवाल हमारे दर्शकों के मन में भी होगा। तो आप राशि अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ ऐसे उपाय बता दीजिए ताकि क्योंकि अब तो मंगल होने वाला है, तो सभी का मंगल हो। जी, राशि अनुसार अपन उपायों की बात करें तो देखिए, पर्टिकुलर कोई राशि का व्यक्ति है तो वो इन चीज़ों का, वस्तुओं का होलिका दहन में दान करे, होलिका दहन में अर्पित करे, तो अपने को ठीक सटीक परिणाम जीवन में देखने को मिल जाए। बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि वाले जातकों को जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य के लिए जलती हुई होलिका में गुड़ के साथ ही काली मिर्च और कलावा लपेट कर नारियल को अर्पित करने के बाद 9 बार होलिका की परिक्रमा करनी चाहिए। आपको जीवन में उन्नति देखने को मिलेगी। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो व्यापार, नौकरी और दाम्पत्य सुख के साथ ही घर में और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी के लिए होलिका में मिश्री, सुपारी, कौड़ियाँ और चंदन का इत्र आदि अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार से मिथुन राशि वाले जातकों को नौकरी, व्यापार और पॉजिटिव एनर्जी के लिए होलिका में चने की दाल, शुद्ध घी, गेहूं की बाली और मखाने अर्पित करने चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों को आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए और जीवन में उन्नति के लिए होलिका में सफ़ेद तिल, सौंफ, गेहूं और चावल अर्पित करने चाहिए। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि वाले जातकों को अपने रुके हुए कार्यों में स्पीड के लिए, पॉजिटिव एनर्जी और उन्नति के लिए होलिका में लोहवान, साबुत पान का पत्ता, सुपारी, बताशा और लौंग जोड़े अर्पित करने चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में पॉजिटिव एनर्जी और रिश्तों में प्रगाढ़ता के लिए, उन्नति के लिए होलिका में एक पान का पत्ता, इलायची, लौंग जोड़े और दूर्वा के साथ ही हरे रंग का जो गुलाल है वो अर्पित करना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों को आर्थिक समस्याओं से मुक्ति और परिवार में प्रेम एवं सामंजस्य के लिए होलिका में कपूर, पीपल का साबुत पत्ता, अक्षत, जायफल और मिश्री अर्पित करने चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों को आर्थिक उन्नति और क्रूर ग्रहों की शांति के लिए होलिका में चने की दाल, पान का पत्ता, सुपारी और कमल गट्टे अर्पित करने चाहिए। धनु राशि वाले जातकों को आर्थिक उन्नति के लिए और जीवन में शांति और समृद्धि के लिए होलिका में चने की दाल, सप्तधान्य और नारियल को अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार से मकर राशि वाले जातकों को पॉजिटिव एनर्जी के लिए और संबंधों में मधुरता के लिए होलिका में काले तिल और पीपल का पत्ता अर्पित करना चाहिए। बात करें कुंभ राशि की, इसका स्वामी शनि है, तो कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में पॉजिटिव एनर्जी और आर्थिक उन्नति के लिए होलिका में काली सरसों, साबुत उड़द, पान का पत्ता अर्पित करना चाहिए।
और मीन राशि वाले जातकों को जीवन में समृद्धि के लिए और मन की शांति के लिए, साथ में अगर रोग चल रहे हैं तो उन रोगों की मुक्ति के लिए होलिका में पीली सरसों, साबुत हल्दी, सुपारी और कपूर को अर्पित करना चाहिए। आप सभी जातक अपनी राशि को अनुसार होलिका में इन वस्तुओं का प्रयोग करें, माँ होलिका को अर्पित करें। निश्चित रूप से आपको जीवन में समृद्धि, उन्नति और शांति देखने को मिलेगी। यही सब चाहते हैं और यही हर किसी की कामना होती है कि आगे आने वाली समस्याओं के बारे में अगर उन्हें थोड़ा सा आभास हो जाए तो उस वक्त वो सावधान रहेंगे और कुछ ऐसे उपाय करेंगे जिनसे उन समस्याओं का जो नकारात्मक प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कुछ स्तर तक तो कम हो पाए। और ऐसे त्यौहार जो होते हैं शुभ संयोग इसीलिए होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी ये तमाम उपाय बताने के लिए। और मैं मानती हूँ कि आप होलिका दहन जब करेंगे तो इस बार आपसे जो पूजा की जो विधि है उसमें कहीं कोई त्रुटि भी नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या है, चाहे पारिवारिक हो, चाहे व्यावसायिक हो या फिर और भी कोई समस्या, आप अगर मानसिक समस्या से भी जूझ रहे हैं तो ये जो तमाम उपाय बताए हैं उन उपायों को आप उसके अनुसार चलें, वैसे ही पूजा पाठ करें और फिर अगले दिन होली तो है ही, रंगों का त्यौहार है, मौज मस्ती करें, धमाल करें। समाचार प्लस की तरफ से आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।